नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन को, उनके क्रांति संबंधी विचार को देखेंगे। ये लेक्चर 6 है। हमारे जो न्यू व्यूअर जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं एरिस्टोटल के लेक्चर 6 में हम लोग हैं और एरिस्टोटल के लेक्चर 6 पे बात कर रहे हैं। इससे पहले जो भी वीडियो आई उसमें हमने देखा था एरिस्टोटल के लाइफ हिस्ट्री को, उनके मेथड ऑफ स्टडी को, उनके बुक को, साथ ही हमने आइडियल स्टेट की चर्चा की थी उनके सेकेंड लेक्चर में। फिर थ्योरी ऑफ जस्टिस को भी हमने देखा, फिर व्यू ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी एंड स्लेवरी की भी हमने चर्चा की और थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप पे भी हमने बात की। और आज हम बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन पे, उनके क्रांति संबंधी विचारों पे। फिर हम उनके क्लासिफिकेशन को देखेंगे जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे किया है, संविधानों का वर्गीकरण पे जो उन्होंने बात की है उसे देखेंगे। साथ ही ये मैं न्यू ऐड की हूँ थ्योरी ऑफ बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट, मिक्स्ड स्टेट, जिसे मिडिल क्लास रूल भी कहते हैं। ये इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसीलिए इसे मिस करना सही नहीं होगा, इसलिए मैंने इसे भी ऐड कर लिया है। और फिर लास्ट में हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को भी देख लेंगे, कम्प्लीटली देख लेंगे, क्योंकि अभी मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ जो कि सेकेंड सीरीज़ है और थर्ड सीरीज़ में इसे कंप्लीट कर दूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को। उनके थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन को, क्रांति संबंधी उनके क्या विचार हैं अरस्तू के, उसे देख लेते हैं। तो अरस्तू की जो बुक है, उनकी महत्वपूर्ण बुक है पॉलिटिक्स। उसके 5वें भाग में वो क्रांति के कारणों की चर्चा करते हैं। 5वें भाग में वो क्रांति की बात करते हैं, क्रांति के कारणों की बात करते हैं। और उनका जो 7वां भाग है, उस बुक का जो 7वां भाग में है, उसी में उन्होंने उसे क्रांति को रोकने के साधनों की भी चर्चा की है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि अरस्तू ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के 5वें भाग में, अरस्तू ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के 5वें भाग में क्रांति के कारण और 7वें भाग में उन्हें रोकने के साधनों की चर्चा की है। अरस्तू के अनुसार जो है वो क्रांति की बात, जैसे हम लोग क्रांति के विषय में बात करते हैं, रूसी क्रांति, फ्रांस क्रांति, तो वो उनके जो विचार हैं क्रांति के संबंध में वो अलग हैं। वो कहते हैं कि जो क्रांति जो है वो संपूर्ण भाग में विद्रोह का नाम ही केवल क्रांति नहीं है। अरस्तू कहते हैं कि क्रांति का जो अर्थ है, संविधान में छोटा या बड़ा परिवर्तन, वो परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं, क्रांति कहते हैं। वो कहते हैं क्रांति का अर्थ संविधान में छोटा या बड़ा किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन होता है वही क्रांति कहलाता है। अब उन्होंने क्रांति का 2 अर्थ दिया है, वो उसे 2 अर्थों में समझाते हैं। पहला वो बोलते हैं कि जो छोटे मोटे जो परिवर्तन होते हैं उसे ही अरस्तू क्या बोलते हैं, क्रांति बोलते हैं। छोटे मोटे हर परिवर्तन को वो क्रांति का नाम देते हैं। जैसे कि राजतंत्र से कुलीन तंत्र हो जाना, लोकतंत्र द्वारा अल्पतंत्र को हटा देना, अल्पतंत्र द्वारा लोकतंत्र को हटा देना, और ये सभी जो घटनाएं होती है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, वो क्रांति के अंतर्गत मानते हैं, वो उसे क्रांति मानते हैं, क्योंकि ये जो घटनाएं होते हैं ये संविधान के बदलने पर आधारित होती है। तो इसे अरस्तू जो हैं वो छोटे मोटे हर परिवर्तन को वो क्रांति मानते हैं। अपने दूसरे अर्थ में वो बताते हैं कि कई बार क्या होता है, शासन बदल जाता है लेकिन संविधान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो अरस्तू क्या बोलते हैं, इसे भी वो क्रांति का नाम देते हैं। क्या होता है, कई बार शासन बदल जाता है लेकिन संविधान में कोई परिवर्तन नहीं होता, अरस्तू इसे भी क्रांति कहते हैं अपने दूसरे अर्थ में। अरस्तू कहते हैं कि यदि संविधान को बदले बिना शासन दूसरे के हाथ में चला जाए तो समझो क्रांति हो गई है, वो इसे क्रांति मानते हैं। जैसे कि अब निरंकुश शासक के स्थान पर जब दूसरा निरंकुश शासक आ जाता है, संविधान तो परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन शासक परिवर्तित हो गया, तो इस प्रकार उसे भी वो क्रांति मानते हैं। हर छोटे परिवर्तन को वो, छोटे बड़े परिवर्तन को वो क्रांति मानते हैं। अब अरस्तू ने क्रांति के कई प्रकार बतलाए हैं। वो प्रकार क्या है, पहला है पूर्ण और आंशिक क्रांति। ये कहते हैं कि जब क्रांति द्वारा संविधान के संपूर्ण जो रूप है, संविधान का जो संपूर्ण रूप है वो बदल दिया जाए, तो ऐसी जो क्रांति होती है उसे हम कंप्लीट रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति कहते हैं। और जब कोई एक भाग, संविधान का कोई एक भाग में ही अगर आंशिक क्रांति हुई, छोटी मोटी क्रांति हुई, तो उसे हम आंशिक क्रांति के श्रेणी में ले जाते हैं, आंशिक क्रांति उसे कहते हैं। अब बात आती है व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत
क्रांति। तो इसमें अरस्तू का कहना है कि जब संविधान में जो परिवर्तन होता है वो किसी महत्वपूर्ण या मतलब किसी व्यक्ति विशेष को पद से हटाने के लिए होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे व्यक्तिगत क्रांति कहते हैं। और जब यह परिवर्तन जो है यह व्यक्तिगत नहीं होती, किसी व्यक्ति विशेष को पद से हटाने के लिए नहीं की जाती तो इसे अव्यक्तिगत क्रांति कहते हैं। अब रक्तपूर्ण क्रांति और रक्तहीन क्रांति। तो इसमें अरस्तू कहते हैं कि राज्य में जब शासन या संविधान में जब विद्रोह होता है वो खून खराबा द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं, रक्तपूर्ण क्रांति कहते हैं। और जहाँ खून खराबा ना हो, शांतिपूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाए तो उसे रक्तहीन क्रांति कहते हैं। फिर वो बात करते हैं जनतंत्रीय और धनकतंत्रीय क्रांति की। जनतंत्रीय क्रांति, इसमें जब राज्य में जो गरीब होते हैं, गरीब व्यक्ति होते हैं, वो राजा या जो धनी व्यक्ति होते हैं उसके विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं जब, और राज्य में क्या होता है, जनतंत्र की स्थापना हो जाती है, जनतंत्र की स्थापना हो जाती है विद्रोह करने से, तो उसे जनतंत्रीय क्रांति कहते हैं। और जब धनी व्यक्ति राजतंत्रीय शासन के विरुद्ध विद्रोह करते हैं और अपने शासन की स्थापना कर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, धनकतंत्रीय शासन। फिर बात आती है किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति। तो जैसे किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति हो जाती है तो उसे इस श्रेणी में कहा जाता है। तो ये था क्रांति के उनके प्रकार थे, उन्होंने जो क्रांति के प्रकार। अब बात करते हैं क्रांति के कारण। तो अरस्तू जो है वो क्रांति के 3 कारण बतलाते हैं, सामान्य कारण, विशेष कारण और विशेष शासन प्रणालियों में क्रांति के कारण। विशेष शासन प्रणालियों में क्रांति के कारण। तो एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। पहले हम जनरल को देख लेते हैं, सामान्य कारण को देख लेते हैं। तो सामान्य कारण में क्या कहा गया है, जब सामाजिक असमानता होती है, सामाजिक असमानता की बात होती है तभी क्रांति की क्या उत्पत्ति हो जाती है, क्रांति उत्पत्ति हो जाती है। जब एक तबका बहुत ही निम्न हो, बहुत गरीब हो, और दूसरा जो वर्ग हो वो काफ़ी अमीर हो, तो इस जो सामाजिक असमानता होगी और यहाँ मध्यम वर्ग की अनुपस्थिति होगी तो वहाँ क्रांति का सबसे बड़ा कारण होगा। तो यहाँ वो मध्यम वर्ग की उपस्थिति चाहते हैं क्योंकि उसके अनुपस्थिति में सामाजिक असमानता होगी, एक गरीब सबसे निम्न स्तर के और एक सबसे अमीर सबसे उच्च स्तर के लोग होंगे, और इसमें जब असमानता ज़्यादा हो जाएगी तो इस असमानता के कारण क्रांति की उत्पत्ति होगी। फिर बात आती है लाभ और सम्मान की पूर्ति। तो जो व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति लाभ और सम्मान चाहता है, और अगर उसकी ये जो सम्मान और लाभ की जो प्राप्ति नहीं हो, अगर स्वार्थवश किसी अयोग्य व्यक्ति को लाभ और सम्मान दे दिया जाए तो ऐसे में क्या होता है, जो योग्य व्यक्ति होते हैं वो विद्रोह कर देते हैं। फिर भय की भावना, कई बार दंड के भय से, कई बार अन्याय के दंड से भी, ये दोनों तरह के भय से भी क्रांति की उत्पत्ति होती है, क्रांति का कारण बनता है। श्रेष्ठता की भावना, अगर एक वर्ग श्रेष्ठ होने लगे और दूसरे वर्ग को वो तुच्छ समझने लगे तो जो तुच्छ वर्ग है वो भी विद्रोह कर देते हैं, वो खुद को तुच्छ समझने के कारण विद्रोह कर देते हैं। तो ये भी एक कारण हुआ। फिर बात आती है उनके पर्टिकुलर कॉज की, विशेष कारण की। तो विशेष कारण में अरस्तू कहते हैं शासक की जो इंसुलेशन है, धृष्टता जो है, वो भी उसका सब क्रांति का विशेष कारण होता है। इंसुलेशन ऑन द पार्ट ऑफ अथॉरिटी, जब शासक जो है वो धृष्टता शासक की होती है तो इससे जनता में, जब वो जनता की अनदेखी करते हैं, जनता के कार्यों की, जनता की भलाई की अनदेखी करने लगते हैं और संविधान का उल्लंघन करने लगते हैं, तो ऐसे में धूर्त शासक के विरुद्ध क्या होती है, जनता अविश्वास पैदा होती है, जनता में विद्रोह की भावना उत्पत्ति होती है, जिसके कारण क्रांति की उत्पत्ति होती है। फिर शासक की असावधानी, जब शासक है सो अपने जनता के कल्याण की बात न देखकर अपने आप में डूबा रहता है, तो ये जो असावधानी होती है वो भी क्रांति का एक कारण बनता है। फिर बात आती है राजवंशी झगड़े, जब राज्य में शासक के आंतरिक पारिवारिक कलह ही उत्पन्न हो जाए, पारिवारिक मतभेद भी जब उत्पन्न हो जाती है तो वो भी क्रांति का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। फिर बात आती है निर्वाचन षड्यंत्र की। तो जब निर्वाचन में जब धांधली होने लगती है और जनता और जो विपक्ष होते हैं वो सत्तारूढ़ शासक के विरुद्ध क्या कर देते हैं, क्रांति कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं निर्वाचन में धांधली को देखते हुए। फिर बात आती है भौगोलिक स्थिति की। विशेष कारण में भौगोलिक स्थिति में अरस्तू कहते हैं कि कई बार क्या होता है, जब राज्य जो है वो नदी और घाटी और पर्वतों से
कई टुकड़ों में बटा होता है तो उससे जो होता है, जो किसी विशेष जो जनता का, कुछ विशेष जनता का क्या हो जाता है, संपर्क टूट जाता है, जो उन पठारों, उन नदियों, उन घाटियों से घिरे होने के कारण उनका जो होता है संपर्क टूट जाता है, और इससे जो शासक होते हैं वो उन पर ध्यान नहीं दे पाते, और ऐसे में राज्य का कोई भी जो हिस्सा है वो खुद को अपेक्षित समझ के क्या करता है, विद्रोह उत्पन्न कर सकता है। फिर बात आती है छुटपुट घटनाएं। कई घटनाएं ऐसी होती है जिस पे अगर शासक ध्यान न दे, शासक समय रहते उसकी चेतना न ले, तो वो भी क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। फिर बात आती है भय और घृणा पर आधारित शासन। जब जो भय होता है वो भी क्रांति को जन्म देता है। कई बार अपराधी जो है वो दंड से बचने के लिए भी क्रांति कर देते हैं, या फिर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें ये लगता है कि वो अन्याय के शिकार हो जाएंगे, तो वो भी क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। और इस तरह क्या होता है, अविश्वास से भय और भय से क्रांति का जन्म होता है। फिर उसी प्रकार घृणा की बात करें तो जब धनिक तंत्र जो होते हैं वो गरीब जनता को तिरस्कारपूर्ण रूप से देखते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, तो जो दरिद्र वर्ग होता है, जो गरीब वर्ग होता है, वो भी धनिक वर्गों से नाराज हो जाता है, धनिक वर्गों से विद्रोह कर देता है। तो ये था भय और घृणा पर आधारित शासन। फिर बात आती है सम्मान की लालसा। सम्मान की जो लालसा होती है हर वर्ग को होता है, हर वर्ग सम्मान चाहता है, लाभ चाहता है, और ऐसे में अगर जो होता है अयोग्य व्यक्ति, अगर किसी योग्य व्यक्ति को सम्मान न देकर उसके सामने अयोग्य व्यक्ति को सम्मान दे दिया जाए, तो क्या होता है, जो अयोग्य व्यक्ति होते हैं वो विद्रोह कर देते हैं। तो ये भी विद्रोह का एक, क्रांति का एक कारण होता है। फिर बात आती है विदेशियों की बहुलता। जब कई ज़्यादा संख्या में, ज़रूरत से ज़्यादा जो होता है, अगर संख्या विदेशियों की हो जाए राज्य में बहुत सारे विदेशी हो जाए, तो राज्य में क्या होता है, परस्पर दो विरोधी संस्कृतियाँ जो हमारे यहाँ हैं और फिर विदेशी जो आ गए, उन दोनों की जो संस्कृतियाँ होती है उसमें टकराव शुरू हो जाता है, और ऐसे में क्या होता है, विद्रोह होता है, क्रांति होती है, और फिर ये क्रांति का सबसे बड़ा कारण बनता है। मध्यम वर्ग की अनुपस्थिति। जो अरस्तु हैं वो मध्यम वर्ग की उपस्थिति आवश्यक मानते हैं। वो मानते हैं कि जो वर्ग है, अगर सबसे निम्न वर्ग और सबसे उच्च वर्गों की अगर उपस्थिति ही केवल होगी तो उससे क्रांति की संभावना ज़्यादा होगी, इसीलिए मध्यम वर्ग जो है उनका होना आवश्यक है। वो मध्यम वर्ग की अनुपस्थिति को क्रांति का कारण मानते हैं। अब बात करें उनके तीसरे कारण, जो है कि विशेष शासन प्रणालियों में क्रांति के कारण, उसमें जो है प्रजातंत्र में क्रांति, उसमें जो विशेष कारण है वो उसमें बोलते हैं वो प्रजातंत्र में क्रांति, धनिक तंत्र में क्रांति, कुलीन तंत्र में क्रांति, राजतंत्र में क्रांति और निरंकुश तंत्र में क्रांति। तो इस क्रांति का क्या कारण है, जैसे प्रजातंत्र में क्रांति, तो प्रजातंत्र में जो है वो क्रांति का क्या कारण है, जब जो स्वार्थी जो नेता होता है, अगर कोई स्वार्थी नेता हैं कुछ, तो उन नेताओं की ओर से जब संपन्न वर्ग के हितों का ध्यान नहीं दिया जाता, उनके उपेक्षा की जाती है, उन वर्गों की उपेक्षा की जाती है, तो ऐसे में क्या होता है, वहाँ पे क्रांति की उत्पत्ति हो जाती है, क्रांति हो जाती है। फिर बात करें धनिक तंत्र में क्रांति, तो धनिक तंत्र में क्रांति का जो कारण है, जब क्या होता है, सत्ता का जो दायरा होता है वो सिमटने जब लगता है, तब वहाँ पे क्या होती है, क्रांति की उत्पत्ति हो जाती है। धनिक तंत्र को गुटतंत्र भी कहते हैं। तो वहाँ कहा जाता है कि जब सत्ता का जो दायरा होता है वो सिमटने लगता है, तब वहाँ क्रांति की शुरुआत हो जाती है। बात करें कुलीन तंत्र की, तो कुलीन तंत्र में, जिसे अभिजात तंत्र भी कहते हैं, तो वहाँ जब जनसाधारण के प्रति दुर्व्यवहार होने लगता है और अगर शासक वर्ग के भीतर ही गहरे मतभेद पैदा होने लगते हैं, तो जो रुष्ट वर्ग होते हैं वो आक्रोश से क्या करते हैं, वो क्रांति पैदा कर देते हैं, क्रांति उत्पन्न कर देते हैं। फिर बात करें राजतंत्र की, तो राजतंत्र में है, अगर जनता के हितों का, राजा जनता के हितों का ध्यान नहीं रखती है, उनकी उपेक्षा की जाती है और अपने स्वार्थ पूर्ति का उसे अगर साधन बनाने लगती है, तो वहाँ भी क्रांति की उत्पत्ति होती है, वहाँ भी क्रांति उत्पन्न हो जाती है। फिर बात करें निरंकुश तंत्र में क्रांति में, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जब जो शासक हैं उनका स्वेच्छा जो होता है, उनकी स्वेच्छाचारिता जो होती है वो बढ़ जाती है, उससे क्या होता है, जो निकटवर्ती राज्यों जो हैं उसकी आपस में वो तुलना करने लगते हैं, एक दूसरे से तुलना करते हैं, और तब क्या होती है, क्रांति की उत्पत्ति हो जाती है। स्वेच्छाचार बढ़ जाने से भी उनमें, निरंकुश तंत्र में भी क्रांति की उत्पत्ति होती है। अब जो है अरस्तु ने क्रांति के कारणों के साथ साथ क्रांति को रोकने के उपाय भी दिए थे।
उसमें उन्होंने कुछ सामान्य उपाय दिए थे, जिसमें है कि संविधान के अनुरूप शिक्षा। वे संविधान के अनुरूप शिक्षा की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब नागरिकों को की जो शिक्षा होगी वो संविधान के अनुरूप होगी, संविधान के नियंत्रण में होगी, सरकार के नियंत्रण में होगी, तो इससे जो होगा उद्योग और व्यापार से हटकर कृषि कार्यों की ओर हम प्रेरित कर सकते हैं। मतलब हम जिस ओर चाहें नागरिकों को उस ओर प्रेरित कर सकते हैं, और जो राज्य की आवश्यकता है वो भी पूरी होती रहेगी। और राज्य नियंत्रण शिक्षा से क्या होगा कि निजी संपत्ति की जो संस्था है वो कायम रहते हुए भी नागरिकों को हम ये सिखा सकते हैं कि वो जो संपत्ति है वो जो सार्वजनिक उपभोग के लिए खुला रखें अपनी संपत्ति को। तो वो संविधान के अनुरूप शिक्षा, संविधान के अंतर्गत शिक्षा की बात करते हैं, ताकि वो नागरिकों को अपने हिसाब से अपने संरक्षण में रखते हुए उसे जो शिक्षा देना चाहे वो दे सकते हैं। तो इससे वो क्या होगा कि क्रांति जो है उसकी उत्पत्ति की संभावना भी कम होगी। फिर अच्छा शासन, अगर शासक अच्छे होंगे तो अच्छा शासन की उत्पत्ति होगी, अच्छा शासन उन्हें जो है नागरिकों को शासन अच्छा मिलेगा, तो क्रांति की जो संभावना है वो कम होगी। बात करें कानून का पालन की, तो अरस्तू कहते हैं कि जब नवयुवक हैं, जब वहाँ के नवयुवक जो हैं जिस राज्य के में क्रांति की संभावना है उस राज्य में नवयुवक को अगर राजनीतिक जीवन के लाभ को बताया जाए और यह विश्वास दिलाया जाए कि जो सामाजिक संगठन है उसके अंतर्गत वो अगर कानून का पालन करे, तभी उससे उचित सुरक्षा भी मिल सकती है और स्वतंत्रता भी प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह से वो वहाँ पे भी क्रांति की संभावना, क्रांति की उत्पत्ति को रोका जा सकता है। राजभक्त नागरिक भी होंगे तो क्रांति की संभावना कम होगी। फिर बात करें आंतरिक फूट, अगर वर्गों में आंतरिक फूट नहीं होगी, उनमें है सो सद्भावनापूर्ण संबंध होगा, तो ये भी क्रांति को रोकने का एक उपाय हो सकता है, क्रांति की उत्पत्ति वहाँ कम होगी। फिर शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं, विद्रोह वहीं होता है जहाँ जब शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाए, जब शक्तियों का एक जगह केंद्रीकरण हो जाएगा तो वो अपनी शक्तियों का जो प्रभाव वो दूसरे पर दिखाने लगेंगे। तो ये शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, जिससे विद्रोह की संभावना को टाला जा सकता है, क्रांति को रोका जा सकता है। फिर अरस्तु बात करते हैं न्याय और समानता की। जब शासक द्वारा जनता को न्याय दिया जाएगा, उनके समानता का ध्यान रखा जाएगा, तो ये भी जो है ये क्रांति के रोकने के उपाय होंगे, महत्वपूर्ण उपाय होंगे उनके द्वारा। फिर राजकीय जो सेवाएं हैं इसका उचित रूप से प्रयोग करना भी क्रांति के रोकने का एक उपाय हो सकता है। फिर बात आती है सर्वोच्च पदों की योग्यता। ये जो सर्वोच्च पद है उसे योग्यता के अनुसार ही लोगों में विभाजन किया जाए, योग्यता वाले लोगों को ही सर्वोच्च पद दिया जाए, अयोग्य लोगों को सर्वोच्च पद प्रदान नहीं किया जाए, तब भी क्या होगी, क्रांति की संभावना कम होगी। योग्य व्यक्ति ही सर्वोच्च पद पर रहेंगे और वो शासन को और शासक को सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो वो क्रांति के एक विशेष, क्रांति को रोकने का एक सामान्य उपाय है ये अरस्तु का। फिर है विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांति के रोकने के उपाय। अरस्तु जो हैं वो विशिष्ट शासन प्रणाली में भी क्रांति के रोकने के कुछ उपाय देते हैं। वो कहते हैं प्रजातंत्र में क्रांति के रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं। पहला तो समानता के सिद्धांत के द्वारा सभी नागरिकों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास की जाए। वही बात है, समानता की बात जहाँ की जाएगी वहाँ नागरिकों में क्रांति की संभावना कम होगी। जहाँ समानता की बात होती है क्रांति की उत्पत्ति वहीं से शुरू हो जाती है। फिर वो बात करते हैं कि प्रजातंत्र में बहुमत शासन व्यवस्था कायम रखी जाए, बहुमत की शासन व्यवस्था हो, बहुमत की बातों को रखा जाए, तभी वहाँ पे क्रांति उत्पत्ति नहीं होगी। फिर धनिकों के प्रति भी अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धनिक वर्ग भी के प्रति भी अन्याय करने पे और केवल निम्न वर्गों पे ध्यान देने से क्या होगा, धनिक तंत्र भी विद्रोह करेंगे, इसलिए धनिक तंत्रों के प्रति भी कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। सेनाध्यक्ष शासन नहीं होना चाहिए, सेनाध्यक्ष शासन भी क्रांति का कारण होता है, इसीलिए लोकतंत्र की स्थापना की वो बात करते हैं। फिर जन आंदोलन का अंत किया जाए, अगर जनता के किसी वर्ग में विक्षोभ है, कोई बात है तो उसका हल किया जाए शांतिपूर्ण ढंग से, उनकी उपेक्षा ना की जाए, तो इससे क्या होगा, जन आंदोलन का अंत किया जाए, इससे क्रांति की संभावना नहीं होगी। फिर वो कहते हैं शासक को शक्ति व धन का पुजारी नहीं होना चाहिए, शासक जो है उसको शक्ति और धन का पुजारी नहीं होना चाहिए, उसे अपने जनता का हित देखना चाहिए, इससे भी क्रांति की संभावना को टाला जा सकता है। फिर बात करें वो धनिक तंत्र में
जो है क्रांति को रोकने के उपाय बताते हैं। वो कहते हैं कि जो धनिक तंत्र है वहाँ पे राज्य में जो बाहरी और जो आंतरिक फूट होती है, जो विवाद होती है, वो नहीं होनी चाहिए। ये जब नहीं होगी तो क्या होगा, वहाँ क्रांति की संभावना भी कम हो जाएगी, क्रांति नहीं होगी। गरीबों के प्रति भी क्या उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। केवल धनिक तंत्र पे ही ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि गरीबों के प्रति भी उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अब वो कहते हैं शासन को या शासक को धन कमाने का शासन को धन कमाने का साधन नहीं समझना चाहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति शासक जो है वो उसे केवल अपने आप को धन की पूर्ति नहीं करना चाहिए। शासन में अगर वो है तो उसे धन कमाने का साधन नहीं समझना चाहिए बल्कि उसे जनता का हित में उसका प्रयोग करना चाहिए। तो ये और साथ ही सरकारी कोष जो है, धन जो है, सरकार का जो धन है उसका सदुपयोग करना चाहिए। जनता के हितों का सरकार उपयोग करे तो इससे वहाँ क्रांति की संभावना क्या होती है, कम होती है। फिर उन्होंने कुलीन तंत्र की भी बात की कि कुलीन तंत्र में भी किस प्रकार क्रांति को रोका जा सकता है। उसके उपाय में वो कहते हैं कि जो शासक का जो जनता के साथ जो संबंध है वो अच्छे होने चाहिए। इससे क्या होगा, क्रांति की संभावना नहीं होगी, क्रांति विद्रोह उत्पन्न नहीं होंगे। साथ ही वो कहते हैं महान पुरुषों को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। महान पुरुषों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, उन्हें पूरा सम्मान मिलना चाहिए। इससे वहाँ पे क्रांति की संभावना कम होगी, क्रांति नहीं होगी, क्योंकि उससे वो सपोर्ट करेंगे और जब सम्मान नहीं होगा तो वो फिर विद्रोह का कारण बन जाएगा। तो महान पुरुषों को भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए। अब बात करें राजतंत्र की, तो उन्होंने कहा है अरस्तु ने कि राजा जो है उसको संविधान के प्रति निष्ठावान होना चाहिए और इससे क्रांति की संभावना कम होगी। वो संविधान के प्रति निष्ठा रहे, ध्यान रखे, सरकार का ध्यान रखे, जनता का ध्यान रखे। साथ ही राजा जो है उसको जनता के साथ सद्व्यवहार करना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसके कार्यों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो जनता है उसके प्रति उसके व्यवहार सही होने से वहाँ पे क्रांति की उत्पत्ति नहीं होगी। अब बात करें निरंकुश तंत्र की, तो जो निरंकुश तंत्र है वहाँ पे कहते हैं अरस्तु कि जो शासक है वो शासक की तरह ही शासन करे। उसे मतलब जो वो धन है उसका उपयोग वो जनता के कल्याण के लिए करे, जनता की भावना का ख्याल रखने के लिए ही उसे करे। तो इस तरह वहाँ पे भी क्रांति की संभावना नहीं हो सकती। साथ ही वो बोलते हैं कि जो शासक होते हैं उनका जो आचरण है वो शुद्ध होना चाहिए, उससे क्रांति की संभावना नहीं होगी। साथ ही वो बोलते हैं कि वो जो सार्वजनिक राजस्व है उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए बल्कि सदुपयोग करना चाहिए, जनता के कल्याण के लिए करना चाहिए, तभी वहाँ क्रांति की उत्पत्ति नहीं होगी, क्रांति की संभावना कम होगी। मतलब एक तरह से अरस्तु ने सीधे सभी संविधानों का अगर एक संक्षेप में बताया जाए तो यही है कि वो कहते हैं कि संविधान का जो भी रूप हो, अंत में वो ये बात बोलते हैं कि संविधान का जो भी रूप प्रचलित हो तो वो शक्ति और जो सम्मान का वितरण है, कोई भी रूप जो प्रचलित हो वहाँ पे जो शक्ति और सम्मान का जो वितरण हो वो इस आधार पर करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी वर्ग विशेषाधिकार जो है वर्ग विशेष पे उस पे ही सिर्फ केंद्रित ना हो, जो होता है उस कल्याण सिर्फ उस वर्ग विशेष पर केंद्रित नहीं हो। और जो इससे होगा कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार और जनता के प्रति जो प्रशासन के दुर्व्यवहार जो है ये सब को रोकना क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, आवश्यक हो जाएगा। जब किसी वर्ग विशेष पर ही सरकार का ध्यान नहीं होगा, कोई भी शासन हो। और चाहे शासक को क्या चाहिए, शासक को चाहिए कि वह एक और तो अति दरिद्रता को भी कम रखे, अति दरिद्रता भी नहीं उत्पन्न होने दे और ना ही अति संपन्नता की भी स्थिति आने दे। वो दोनों को इक्वल रखे, दोनों को मतलब उसमें बनाए रखे कि ना तो ज़्यादा दरिद्र लोग ही सिर्फ हो जाएं और ना ही अति संपन्न लोग ही हो जाएं। तो ये सब जो कारण है वो बोलते हैं कि ये सब जो उसकी अगर ये सब कारण ना हो तो इससे क्या होगा, राज्य में जो होगा क्रांति की संभावना नहीं होगी, लोगों में असंतोष की भावना नहीं फैलेगी और क्या क्रांति की संभावना नहीं रहेगी। तो ये था अरस्तु का क्रांति संबंधी विचार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने परिवारों का ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।